नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। नीट या जेई की तैयारी करने के लिए फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा, इस सब की जानकारी मैं ऑलरेडी इंट्रो लेक्चर में दे चुका हूं। ठीक है, और उसका पहला ही टॉपिक क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। जैसा कि मैं कह चुका हूं, नीट के बच्चों को मैथ में दिक्कत आती है, इसलिए उनके लिए सबसे पहला जो टॉपिक रखा जाता है वो बेसिक मैथमेटिक्स का रखा जाता है। जेई के बच्चों को तो मैथ प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, लेकिन नीट के बच्चों को अगर फिजिक्स पढ़नी है तो बेटा आगे आने वाले टॉपिक्स में उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए उनके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर हमेशा तैयार किया जाता है और ये जरूरी भी है। ठीक है, अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आप भी इसे देखिए, आपकी भी भूली हुई शक्तियां यहां पर आपको याद आएंगी। चलिए जी, तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेटा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो उस पर विचार कर लेते हैं, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं त्रिगोनोमेट्री, क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th 10th क्लास में, उसी लेवल की मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा, बस रिवीजन कराऊंगा, है ना। रिवीजन कराऊंगा जिससे कि आपको सारी चीजें याद आ जाएं। जरूरी है, बेसिक मैथमेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन बेटा ये हेल्प करता है आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने में, है ना। तो बहुत प्यारे तरीके से आप इस सारी चीजों को समझते हुए चलना। देखो हम यहाँ त्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, त्रिगोनोमेट्री के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद बेटा हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं सर, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे सर, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का एक पार्ट है। डिफरेंशिएशन के बाद हमारा जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले मैं वो सारे के सारे टॉपिक्स में क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, 4 टॉपिक तो आपके यही हो गए। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अलजेब्रा। हाँ जी, अलजेब्रा पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़े से नए टॉपिक हैं, लेकिन अगर बाकी के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, त्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस यहां पर मैं आपका कराऊंगा रिवीजन। और बेसिकली मुझे जो चाहिए ना, आप जिसमें सबसे ज्यादा और परफेक्ट हो जाओ, वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम बात बात पर इनका यूज करेंगे, अलजेब्रा का भी यूज करेंगे, है ना। अच्छा जी, हालांकि अलजेब्रा बस अभी थोड़ी बहुत देर में बेटा आपको याद दिला दूंगा, है ना, या जब भी हम अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको सारी चीजें याद दिला दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्स। वैसे काइनेमेटिक्स जब मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में भी ग्राफ में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं ग्राफ बेटा क्या पढ़ाने वाला हूं, स्टैंडर्ड ग्राफ्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला कैसा होता है, हाइपरबोला कैसे होता है ना। ये सारे ग्राफ के बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा, सारी की सारी इमेज यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, ओके, रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। ग्राफ के बाद जो बेटा हमारा लास्ट जो इसके अंदर हम पढ़ाएंगे ना, वो क्या पढ़ाएंगे बेटा, वो आपका होगा जियोमेट्री। हाँ जी, क्या होगा, जियोमेट्री। ठीक है, अलग अलग शेपों से, उनके एरिया से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम ये 7 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और बस बहुत है। ठीक है, आपके आगे आने वाली फिजिक्स में अगर और भी कोई दिक्कत आएंगी, साथ ही साथ निपटारा कर देंगे, लेकिन अभी इस पूरे टॉपिक में, बेसिक मैथमेटिक्स में, हम इनके बारे में, इन 7 टॉपिक्स के बारे में सही तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अच्छा जी, अगर त्रिगोनोमेट्री अगर हमने स्टार्ट कर ही दी है, तो त्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, तो बेटा त्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एंगल। क्या देखेंगे जी, हम देखेंगे एंगल। बात क्लियर है, एंगल आप सभी जानते हैं, लेकिन बेटा भूली हुई शक्तियों को याद करो। क्या, मान के चलो मैंने एक लाइन ले ली, मैंने एक लाइन ले ली ओ ए, क्या ले ली, ओ ए, सही है, ये एक लाइन है, और ये लाइन क्या है, ओ के रिस्पेक्ट में क्या घूम रही है, या फिर ये समझो ये ओ है ना, मैंने इसको फिक्स कर दिया, एक कीला लिया यहां मारा और ठोक दिया, ठक ठक ठक, तो क्या हुआ बेटा, ओ फिक्स कर दिया, ओ ए को घूमना है ना, रिवॉल्व करना है। तो मैंने कहा कि बेटा एक समय पर इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी थी या पोजीशन कुछ इस तरह से थी, और कुछ समय बाद, क्या, कुछ समय बाद ये बेटा लाइन कुछ रिवॉल्व कर गई और इसकी पोजीशन ये हो गई ए डैश, पहले ए थी अब क्या हो गई, ए डैश हो गई। ओ तो मैंने फिक्स कर रखा है ना, ओ तो मैंने फिक्स कर रखा है, तो बेटा ये कुछ घूम गई। तो बेटा एंगल को डिफाइन ही ऐसे किया जाता है, कैसे किया जाता है सर, ये लिख रहा हूं मैं, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, एंगल इज डिफाइंड, व्हाट, एंगल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ
रिवॉल्यूशन, हाँ जी, जितने अमाउंट से एक रोटेटिंग लाइन, ठीक है, एक रिवॉल्विंग लाइन घूम जाती है ना। एंगल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट अ रिवॉल्विंग लाइन दैट अ रिवॉल्विंग लाइन मेक्स that a revolving line makes with its initial position। हाँ जी, ध्यान रखेंगे, है ना, ये सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं, आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूं, है ना। तो हमने क्या बताया कि ये जो लाइन है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से जिस अमाउंट से घूम गई है ना, इस अमाउंट से इतना ही तो घूम गई, सही बात है ना, इतना ही तो घूम गई, तो बेटा इसी से, ठीक है, क्या किया जाता है, एंगल को डिफाइन किया जाता है। और अगर मैंने कभी बात कर दी कि एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो बेटा एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। और जरूरी नहीं थीटा एक ग्रीक लेटर है, इसके अलावा और भी लेटर्स हैं हमारे पास, है ना, अल्फा भी है, गामा भी है, बेटा बहुत सारे लेटर्स है जिससे हम एंगल को डिफाइन कर देते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल दुनिया में, ठीक है, नॉर्मल दुनिया में हम ज्यादातर थीटा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसकी एक यूनिट भी होती है, क्या, इसकी एक यूनिट भी होती है, क्या होती है, एक यूनिट। और बेटा वो यूनिट क्या होती है, देखो फिर से मैं बता रहा हूं, नॉर्मल दुनिया में जो इसकी यूनिट हम यूज करते हैं, या तो हम डिग्री यूज करते हैं, क्या करते हैं सर, या तो हम डिग्री यूज करते हैं या फिर रेडियन यूज करते हैं। एक ग्रेड नाम की भी यूनिट होती है, उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, आपको ज्यादातर जो देखने के लिए मिलेगी ना, वो या तो डिग्री होगी या वो रेडियन होगी। क्या इतनी बात क्लियर है, सही है, चलिए जी। तो हमने क्या बताया कि सर एंगल क्या होता है, सर एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है जो कि एक रिवॉल्विंग लाइन बनाती है अपनी इनिशियल पोजीशन से, इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट या तो डिग्री होती है या रेडियन, ठीक है। आप इन दोनों में, हाँ इन दोनों में भी रिलेशन देख लो। हम जानते हैं एक पूरा सर्कल बनाने में बेटा कितना डिग्री, कितना एंगल हम घूम जाते हैं, 360 घूम जाते हैं। और रेडियन की बात करेंगे तो रेडियन में बेटा यही वैल्यू होती है 2 पाई। कितनी होती है, 2 पाई। इसका मतलब ये होता है कि 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन बेटा दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। 2 पाई रेडियन बेसिकली 360 डिग्री के बराबर होता है। इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो आप बेटा ऐसे लिख लीजिए, 2 पाई रेडियन इज बेसिकली 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहां से ना एक कन्वर्जन फैक्टर आएगा जो कि आपको याद रखना है। क्या, अगर मैंने बात की 2 पाई रेडियन की, तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई रेडियन बेसिकली कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। अगर मैं बात करता हूं यहां 1 रेडियन की, तो बेटा क्या 1 रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई, है ना, ये अप्रोक्सीमेट 57.3 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो बेटा कुछ नहीं, 180 बाई पाई से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा डिग्री की, तो बेटा 1 डिग्री बराबर कितना आएगा, यहां देखो 180 डिग्री है ना, 180 का डिवाइड दे देंगे तो आपने कहा से ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके जी, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बेटा यहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर जो दोनों आपके सामने मैंने लिखे है ना, इनको ध्यान रखेंगे। मोस्टली आपके सामने ऐसा आएगा कि आपको एंगल दे रखा होगा डिग्री में, फिर आपको रेडियन में उसकी मदद चाहिए होगी, है ना। तो ये सब आपके लिए काम में आएंगे। जैसे कि देखो एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने आपके सामने कोई एंगल दे दिया, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना, या दे दिया 60 डिग्री, या दे दिया 120 डिग्री। इस तरीके से मैंने आपके सामने एंगल दे दिया। मैंने कहा कि मुझे डिग्री नहीं रेडियन में चाहिए, है ना, किसमें, रेडियन में चाहिए। तो कुछ नहीं बेटा, देखो पहला वाला, अगर रेडियन में चाहिए तो 30 डिग्री इंटू, जैसा कि मैंने कहा अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 डिग्री में कितना, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन 6। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा किसकी, 60 डिग्री की, तो वही आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 3। इसी प्रकार अगर हम थर्ड की बात करें जो कि दे रखा है 120 डिग्री, आपको कुछ नहीं बस पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। ये आप डिवाइड करोगे 6 से तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। क्या बात क्लियर है, सही है। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें ये दे रखी हो वैल्यू रेडियन में, कैसे, रेडियन में, देखो एग्जांपल इसका भी लेके चलो। अगर आपको रेडियन में दे रखा हो, मान लो पाई अपॉन 3 दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको डिग्री में चेंज कर दो, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं बेटा, सिंपल, इसमें 180 डिवाइड बाई पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई जाएगा, 3 से 180 जाएगा, 60 डिग्री। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो अपनी 9th 10th क्लास में, बस यहां पर रिवीजन हो रहा है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है और बहुत जरूरी भी है ना, बहुत जरूरी भी है। तो क्या आपको एंगल समझ में आया? अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कभी इसकी यूनिट रेडियन की, सर ये रेडियन को कैसे डिफाइन किया जाता है ये भी थोड़ा सा बता दो ना। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये भी जरूरी है बेटा। देखो रेडियन को भी समझ लेते हैं। ये जितना भी लिखा रहा हूँ ना, आप अपने हाथों से नोट्स तैयार करना है ना, आप अपने हाथों से नोट्स तैयार करोगे तो वो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है जी, चलिए जी इतना मैं मिटा देता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, आई होप आपने पूरा पूरा नोट कर लिया होगा। चलिए जी, इतना सब तो हमने देख लिया। अब क्या देखना है बेटा, जैसा कि मैंने कहा क्या रेडियन को कैसे डिफाइन करें। तो देखो बेटा रेडियन को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल का एक सेंटर ओ ले लिया, इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, इस सर्कल की एक रेडियस आर है। इसके साथ ही मैंने कहा कि सर इस सर्कल में ये एल लेंथ का एक आर्क भी है, एक एल लेंथ का एक आर्क भी है, और ये आर्क क्या कर रहा है सर, सेंटर पर एक एंगल थीटा बना रहा है। तो हमने ये फॉर्मूला एक अच्छे से तरीके से जाना था कि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है। याद करो बेटा, याद करो कि जो एंगल होता है ये क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही तो होता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर L की वैल्यू R के इक्वल कर दूं, इफ L इज इक्वल्स टू R, तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा, R अपॉन R, R ने R को मार दिया तो थीटा आपका 1 रेडियन आ गया। इस प्रकार बेटा 1 रेडियन को डिफाइन किया गया। कैसे कि 1 रेडियन वो एंगल है जो सेंटर पे बनाया जाता है किसी सर्कल के, उसी के एक आर्क के द्वारा, उस वो भी आर्क की लेंथ जब उसकी रेडियस के बराबर होती है। या आप इसको सीधे सीधे भाषा में क्या कह सकते हो, 1 रेडियन इज द एंगल, 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equals to the radius of the circle। है ना, क्या कहा मैंने बेटा, एक आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाएगा एंगल जब उस आर्क की लेंथ उस सर्कल की रेडियस के बराबर होती है। तो बेटा वो एंगल ही क्या होता है, 1 रेडियन होता है। कितना होता है, 1 रेडियन होता है। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई, रेडियन का खेल समझ में आया है ना। ठीक है, अच्छा जी इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल तो मैं बेटा ऐसे लूंगा, भर भर के लूंगा, जिससे कि आपको कमी महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना। एक एग्जांपल ले लिया, मान लो एक सेक्टर ले लेता हूं एक सर्कल का। ठीक है, ये मैं एक सेक्टर ले लेता हूं एक सर्कल का, जिसमें बेटा ये आर्क है मान लो पाई सेंटीमीटर का, और ये जो रेडियस है ये है 6 सेंटीमीटर की। ये रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर की, ये ओ मान लेते हैं। अच्छा ये एंगल पूछा जा रहा है, एंगल कितना होगा, क्या आप मुझे एंगल बता दोगे? सिंपल है, अभी भी फॉर्मूला देखा, थीटा क्या होता है, एल अपॉन आर। आपने कहा सर थीटा ही तो निकालना है, एल क्या है यहाँ पर, आर्क लेंथ क्या है पाई, और बेटा जो आर है वो आपकी 6 सेंटीमीटर है। लो जी एंगल आ गया। ठीक है, मैंने कहा नहीं मुझे तो डिग्री में चाहिए, ये तो रेडियन में निकाल दिया आपने, अब निकाल लो ना डिग्री में। मैंने कहा ब्रोखा, देखो थीटा बराबर पाई अपॉन 6 गुणा 180 बट्टा पाई, पाई ने पाई को मार दिया, 6 ने 180 को मार दिया, ये आ जाएगा 30 डिग्री। लीजिए आपके सामने पेश है क्या कि हमने कैसे डिग्री से वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंपल सी चीजें हैं जो हमने आपको बताई। क्या आपको एंगल समझ में आया? अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, बहुत आसानी से समझना, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे हटाते हैं यहाँ से, एक और बढ़िया सा मैं एग्जांपल आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। तो बच्चों पेश है, मान लो एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ बेटा, ये घड़ी है, क्या है, ये घड़ी है, ये सेंटर है घड़ी का। अच्छा ये 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा। अच्छा ये 1 2 3 4, ये 5, ये 7, ये 8 9 10, ये 11 और ये 12। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा मैंने ये कहा कि छोटी वाली सुई 4 पर है और बड़ी वाली सुई 12 पर है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, बताइए एंगल कितना है, ये एंगल कितना है? ये जब 4 बज रहे हैं घड़ी में, दिन के या रात के, ठीक है, तो मैंने आपसे सीधे सीधे ये बात पूछ रहा हूं कि एंगल कितना है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? अगर देखो लॉजिक लगाओगे ना, लॉजिक, तो बेटा आप इसे इजीली कर लोगे, है ना। लॉजिक कैसे लगाना है, देखो लॉजिक क्या है बेटा, ये समझो, ये घड़ी है ना, देखो यही दिखा देता हूं, ये आपके सामने घड़ी है। तो बेटा इस बात को समझो, हमने क्या दिखाया, एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहां तक की बात करता, सिर्फ यहां तक की 3 तक की, तो आपको पता है ये तो 90 डिग्री का एंगल हो जाता, ये तो 90 डिग्री का एंगल हो जाता, तो ये वाला एंगल रह गया। ये एंगल कितना बनता,
3 से 4 के बीच में, मतलब इस एक गैप बन गया ना, 3 से 4 के बीच में जो गैप है, इससे कितना एंगल बन रहा होता। देखो एक बात बताओ, एक घड़ी में कितने गैप हैं, ये टोटल गैप गिनो मुझे। तो बेटा आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक घड़ी में पूरे के पूरे 12 गैप हैं। और बेटा हमें ये भी पता है कि इन 12 गैप से 360 डिग्री का एंगल बनना है। देखो पूरा घूम गए ना, है ना, पूरा घूम गए ना। तो बेटा एक गैप कितने का बनाएगा, तो आपने कहा सर 12 से ये जाएगा 30 टाइम्स। तो आपने कहा सर एक गैप 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, लो जी हो गया काम। मतलब एक गैप ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का हो गया। तो बेटा टोटल थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसी को अगर मैं चेंज करना चाहूँगा, कन्वर्ट करना चाहूँगा रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं तो चलो एक फॉर्मूला मैं आपको करा देता हूँ, है ना, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, है ना। एक फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ये होता है थीटा इज इक्वल्स टू 60h माइनस 11m डिवाइड में 2। ये फॉर्मूला है, ये ना, ये निशान किसका, डिफरेंस का होता है। मतलब या तो ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना है। क्या इतनी बात कंप्लीट है? h का मतलब होता है आवर्स और m का मतलब होता है मिनट। बेटा यहाँ पर r कितने थे, 4, मतलब 4 बज रहे थे ना। और मिनट कितने थे बेटा, मिनट थी 0, 12 को हमेशा 0 कंसीडर करके चलते हैं, है ना। यही चीज आप रीजनिंग वगैरह में ही पढ़ते हो। तो ये 4 माइनस 11 इंटू 0 और डिवाइड में कितना 2, आपने कहा सही आ जाएगा 240 डिवाइड में 2, 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। लीजिए हो गया। अब अगर आपको कभी घड़ी में दे दिया जाए कि 4:25 हो रहे हैं, एंगल बताओ, तो लो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, एंगल निकाल देना, ठीक है। और एक और चीज, एंगल हमेशा दो बनते हैं, एंगल हमेशा दो बनते हैं। देखो एक अगर एंगल ये बना है तो बेटा एक एंगल ये भी तो है, तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे बेटा? अगर 120 डिग्री एक एंगल है तो दूसरा एंगल होगा 360 माइनस थीटा। क्या बात कंप्लीट है? क्योंकि पूरा तो 360 का होता है ना, एक 120 का हो गया तो दूसरा वाला कितना होगा, तो 360 में से 120 माइनस कर देंगे और दूसरा एंगल भी निकल आएगा, ठीक है। चलिए जी, एंगल के ऊपर इतनी ज्यादा भी चर्चा नहीं करनी है हमें, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया, याद आया एंगल क्या होता है, ठीक है। चलो जी, एंगल के बारे में इतना ही। अब हम बात करते हैं इसके आगे, त्रिकोणोमेट्री में दूसरा टॉपिक उठाते हैं, जो कि है आपका टी रेशियोज का। क्या है सर आपका? टी रेशियो। चलिए जी, पहले ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक काम करो, इन्हें भी हटा ही देते हैं, जब स्टार्ट करेंगे तब लिख लेंगे दोबारा से, क्या दिक्कत है ना। चलिए जी, इसको भी हटा देते हैं पूरा यहाँ से। चलो जी, इतना बात हो गई। अब एक बात बताओ, अब दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा टॉपिक हमारे सामने क्या आने वाला है, वो आने वाला है टी रेशियो। हाँ जी, बहुत ध्यान से समझेंगे टी रेशियोज को। इन्हें बेसिकली त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। और आप जानते हैं ना, मैं जानता हूं तुम भी जानते हो, लेकिन खोई हुई शक्तियों को याद करना है। एक काम करता हूं सर, ये ना मैं दो लाइनें बना रहा हूं जो कि एक दूसरे को ना राइट एंगल पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। मुझे पता है एक्सिस है, ठीक है, आपको भी पता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दोबारा से सारी चीजें कराने वाला हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ये दो क्या ले ली मैंने, लाइन ले ली, जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट होता है ओरिजिन होता है, आप जानते हो, है ना। एक लाइन ले लेता हूँ ऐसे, ऐसे एक लाइन ले लेता हूँ OA, जो कि थीटा एंगल बना रही है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सही है। मैंने एक लाइन ले ली OA जो कि थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से। एक काम करो, ए से एक परपेंडिकुलर डालो, कहाँ सर, एक्स एक्सिस पर। मान लो ये परपेंडिकुलर मैंने M डाल दिया, ठीक है जी। आप देखो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये देखो OAM, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? आपने कहा हाँ सही, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो देखो बेटा इसके अंदर साइड्स को देखो। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, OA की, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने जाना है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है बेटा, उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसके अलावा बेटा एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके जी। और जो हाइपोटेन्यूस के साथ जो एंगल बना रही होती है साइड, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे बेस कहा जाता है। कहते नहीं, बात क्लियर है। अब बेटा इसी ट्रायंगल में क्या है, 3 साइड हैं, और इन तीनों साइडों का ही यूज करके 6 तरह के रेशियो तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं बेटा। P का H के साथ रेशियो, P का H के साथ रेशियो बेटा साइन थीटा कहलाता है, ठीक है।
हम बचपन में पढ़ते आए हैं, 9th 10th में पढ़ लिया है, दोबारा देख लेते हैं। P का H के साथ बेटा साइन थीटा, B का H के साथ रेशियो बेटा ये आता है आपका कॉस थीटा, और P का B के साथ रेशियो, P का B के साथ रेशियो बेटा ये होता है आपका टेन थीटा, ये हम जानते हैं, है ना। अच्छा जी, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब P का H है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दो H अपॉन P। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से b अपॉन एच का क्या होगा, h अपॉन बी होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, सेक थीटा। इसी प्रकार p अपॉन बी का जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा b अपॉन पी, और ये हो जाएगा आपका कितना, कॉट थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा हाँ, यहाँ पे इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना। यही 6 तरह के रेशियो हैं जो डिफाइन किए गए। यहाँ पर ना एक और चीज याद कर लेते हैं, क्या टेन थीटा बराबर बेटा एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आप जहन में अपने याद रखेंगे। और अगर इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा वो देखा जाएगा तो वो बेटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। ये सब आपका रिविजन हो रहा है, सब आपका रिविजन हो रहा है, ठीक है। सारी शक्तियां आपको याद आ जाएंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना। अच्छा, एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, क्या आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम पढ़ी होगी, याद करो बेटा, क्या आपने एक थ्योरम पढ़ी है ये वाली, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बताओ याद की है कि नहीं है? मुझे अच्छे से पता, आपने पढ़ी होगी। और बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो होती है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताइए यही होती है बेटा। यहां से ना 3 फॉर्मूले और निकल कर आते हैं, तीन फॉर्मूले निकल कर आते हैं। देखो बेटा, पहले अगर आप एच स्क्वायर से पूरे में डिवाइड दे दोगे, है ना, एच स्क्वायर से क्या करना है सर, डिवाइड देना है पूरे में, तो आपने कहा सर यहाँ बचेगा 1, यहाँ जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, सही है। तो आपने कहा सही है 1 पी अपॉन एच, बेटा ये होता है साइन, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी अपॉन एच होता है कॉस, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बेटा एक फॉर्मूला तो ये तैयार हो गया। ये आपको याद होने हैं, है ना, ये आपको याद करने हैं, बल्कि याद हो जाएंगे बेटा। डेली अगर हम चीजों को देखते रहते हैं ना तो याद हो जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। इसी प्रकार से अगर आप पी स्क्वायर से पूरे में डिवाइड दे दो, है ना, डिवाइड बाई पी स्क्वायर, अगर आप पी स्क्वायर से पूरे में डिवाइड दे दोगे तो यहाँ आएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर 1 प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो एच अपॉन पी बेटा कॉसेक होता है, तो आपने कहा सर ये आ जाएगा आपके पास क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। ये फॉर्मूले कह लो या आइडेंटिटी कह लो, मतलब कुल मिला के ये है आपके सामने। कभी कभी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और इस तरह की आइडेंटिटी आती है तो आप कम से कम उनका यूज तो कर पाओगे। मान लो किसी कोई फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर ये 2 टर्म्स आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कम से कम उसे 1 तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? हाँ, वही चीज जरूरी है। इसी प्रकार से अगर मैं तीसरा फॉर्मूला भी निकालना चाहूंगा ना, इजीली निकाल लूंगा। जैसे देखो पहले एच स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, पी स्क्वायर से दे दिया, जरा बी स्क्वायर से डिवाइड दे दो। बी स्क्वायर से जब आप डिवाइड दे दोगे तो बेटा यहाँ आएगा एच अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी का स्क्वायर प्लस बेटा 1। जरा यहाँ से देखो एच अपॉन बी कितना होता है आपका, कॉट होता है। देखो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ आएगा बेटा आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स, नहीं, एच अपॉन बी आपका क्या होता है बेटा, सेक होता है। क्या होता है, सेक, सॉरी, ठीक है, क्या होता है, सेक। तो आपने कहा सर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, क्या जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बात क्लियर है ना? बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये सारी चीजें बस आप अपने 9th 10th में पढ़ के आ चुके हो, यहाँ पर रिवीजन कर रहे हो क्योंकि जरूरी है, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आने भी नहीं दूंगा। टेंशन मतलब आने नहीं दूंगा, एक दिक्कत भी, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना उस तरीके से बस पढ़ते चले जाना। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए जी, ये यहाँ पर बात होगी टी रेशियोज की। अब इसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं, वो है आपके 4 क्वाड्रेंट्स। आप जानते हो बेटा, सारी चीजें जानते हो, पढ़ चुके हो। अच्छा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर ली होगी, नहीं की होगी तो बेटा वीडियो को पॉज कर लेना और फिर नोट कर लेना। सही है, सही है या नहीं? अच्छा, इससे पहले ना एक और चीज और बता देता हूँ आपको, है ना। इसी में आपको बेटा एक और चीज बता देता हूँ, और वो क्या है, चलो बाद में मिटा देंगे। वो क्या है बेटा, एंगल्स के बारे में। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनको आपको याद कर लेना चाहिए। वो देखो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, है ना। देखो कौन कौन से, बेटा साइन थीटा लिख लो, कॉस थीटा लिख लो, और बेटा टेन थीटा लिख लो, ठीक है। और वो एंगल कौन कौन से हैं, देखो पहली बात 0, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, बस इतने तक याद कर लो, बाकी के आगे के मैं आपको अपने आप याद दिला दूंगा। ठीक है, तो साइन थीटा, तो बेटा अगर 0 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 0 डिग्री की बात करता हूँ तो देखो बेटा क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आपको याद कर लेना है बेटा। वैसे एक शॉर्ट ट्रिक भी है ये टेबल बनाने का, मैं वैसे मुझे आपसे टेबल नहीं बनवानी है ना, मुझे आपको सारी की सारी वैल्यू याद करानी है, और याद भी ऐसे नहीं कि हाँ हम बस कॉपी खोलना है और रट्टा मार रहे साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है, नहीं, डेली कॉपी उठा के बस देखना है, एक बार पढ़ लेना है, बस इतना काम करना है बेटा, देखते देखते सारी चीजें याद हो जाएंगी। यकीन मानो मेरा, यूज करने से आपको चीजें याद होंगी, सवाल आएंगे उसमें यूज करोगे, क्वेश्चन आएंगे उसमें यूज करोगे, है ना। इसी तरीके से देखते देखते सारी बातें, सारी चीजें याद हो जाएंगी। अपने दोस्तों से डिस्कस करना इन सब चीजों के बारे में, तो याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि कॉपी खोली साइन 30 ये होता है, साइन 90 ये होता है ना, है ना, इतना ही बहुत है। ठीक है जी, कॉस थीटा की बात करेंगे। अच्छा वो शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। देखो मैं ना बचपन में ऐसे ही याद कराया गया था कि बेटा एक काम करो, 0 से लेके 4 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4, फिर इन सब में 4 का डिवाइड लगा दो, 4 का, है ना, डिवाइड लगा दिया, और फिर कहते थे इसके ऊपर रूट लगा दो, मैंने ठीक है लगा दो रूट, ये रूट भी लगा दिया। ठीक है, अब कहते थे जरा वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आएगी, तो हमने कहा सही ये तो 0 आएगा, ये 1/4 का रूट निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, 2/4 ये 2 टाइम्स कट गया तो ये तो आपका 1/√2 आ जाएगा बेटा, यहाँ से आपका √3/2 आएगा, 4 से 4 गया, ये बचा 1। ये साइन की वैल्यूज आ गई इस ऑर्डर में, है ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1 आ गया। ऐसे करके हमें याद दिलाते थे। और बेटा फिर दूसरा हमसे बोला जाता अब कॉस की बताओ, तो कॉस के लिए कहते थे बस जो वैल्यू ये लिखी है ना इसी को उल्टा करके लिख दो, मतलब कि पहले 1 लिख लो, फिर यहाँ पर क्या आएगा √3/2 लिख लो, ये फिर आपका 1/√2, फिर 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से याद दिलाते थे। लेकिन हाँ आपको ना वैल्यू के साथ याद रखना है। अगर मैंने कभी पूछ लिया बताओ cos 30 कितना, तो तुरंत बोलना है √3/2। मैंने कभी पूछ लिया कि cos 60 की वैल्यू बताओ 1/2, cos 90 की वैल्यू बताओ 0, cos 0 की वैल्यू कितनी 1। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। वही अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा तो एक फॉर्मूला जस्ट अभी भी कराया था, tan थीटा इज इक्वल टू कितना बताया था, sin थीटा ओवर cos थीटा, यही कराया था ना। तो बेटा देखो जरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 बेटा 1/√3, इसी प्रकार 1/√2 1/√2 1, इनको जरा डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा √3, 1/0 बेटा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना। अच्छा जी, तो ये आ गया। अच्छा इसके आगे के रेशियोज की अगर आप बात करो, कॉट की, सेक की, कोसेक की, इन्हीं का तो रेसिप्रोकल होता है, इन्हीं का तो रेसिप्रोकल होता है। कोसेक की वैल्यू चाहिए तो बेटा साइन का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1/0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का तो 1 रहता ही है ना। तो कोसेक की भी वैल्यू निकाल लोगे। तो इसलिए बस 3 ही लिखाए मैंने यहाँ पर, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, यही 3 काफी है, इतना ही याद कर लो आपका भला हो जाएगा, बस इतना ही याद कर लो। समझ में आया इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक और चीज बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। क्या बेटा, ये एक राइट एंगल टेंगल मैं आपके सामने बना रहा हूं, और इसको हमेशा के लिए याद कर लेना बेटा। ये एक एंगल बना रहा हूं 37 डिग्री का, और यहाँ एंगल बना रहा हूँ 53 डिग्री का, और बेटा ये तो 90 डिग्री है ही। एक बात बताओ, ये टेंगल राइट एंगल टेंगल है कि नहीं है, है ना, हो सकता है ना। देखो 90 ये गया, 53 ये गया, 37 ये गया, तीनों एंगल को ऐड करके देखो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा, टेंगल है। चलिए जी ठीक है। अच्छा जी ये बना लिया बेटा, ये साइड 3, ये 4, ये 5। मैं रटने के लिए कह रहा हूँ, इस टेंगल को तो अपने माइंड के अंदर फोटो खींच के लगा लेना सही तरीके से, ठीक है, बहुत काम आने वाला है। काइनेमेटिक्स के अंदर भी जब मैं सवाल कराऊंगा ना, तो बेटा ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लूंगा जहां पे ये टेंगल बार बार आपको याद दिलाऊंगा, याद रखना है ना जी। तो बेटा यहाँ पर क्या याद रखना है, ये 37 डिग्री और 53 एंगल, है ना, ये थोड़े स्टैंडर्ड एंगल है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए जाऊंगा साइन 37, आप मुझे बता दो कितना आएगा। साइन आपने पढ़ा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो पढ़ा। तो बेटा परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 5। इसी तरीके से अगर मैं साइन 53 पूछ लूंगा तो बेटा साइन 53 कितना होगा, तो दो एंगल ये गया,
एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो साइन 53 अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो आगे 4/5। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूँ cos 37 बताइए, cos 37 कितना होगा, तो बेटा एंगल ये गया cos 37। cos क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा बेस तो यहाँ पर क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5, तो बेटा ये आ गया आपका कितना 4/5। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं पूछा कि बेटा बताइए cos 53 कितना होगा, तो cos 53 बेटा ये है, सही है 53 एंगल ये है, तो बेस कितना हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो यहाँ आपका आ गया 3/5। अगर मैं पूछता हूँ tan 37 की वैल्यू, tan 37 की वैल्यू, तो बेटा इनका इनको बस अपॉन में ले लो, साइन अपॉन कॉस कर दो 3/4। और अगर मैं बात करता हूँ tan 53 की, तो बेटा tan 53 कितना आ जाएगा 4/3, या फिर यहीं से देख लो tan 37 3/4 और tan 53 कितना आ जाएगा 4/3। सिंपल सी बात है ना, सिंपल है कि नहीं है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो कि आपको याद करनी है, याद करनी पड़ेंगी भाई, आगे काम नहीं बनेगा इनके बिना, ये याद करनी पड़ेंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा जी, ऐसा इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, इसके आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतना सब आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लेना भाई, वीडियो पॉज करना, नोट कर लेना, नहीं तो भाई क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स अगर आप अपने हाथों से बनाओगे ना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, आपको सारी बातें याद होती चली जाती हैं, बल्कि आपका बार बार रिवीजन होता है ना, तो आपको उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आती। क्या ये बात समझ में आई? चलिए जी, अब ऐसे ही अगर मैं और आगे की बात करता हूँ, ठीक है, टी रेशियोज के बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो अब मैं बात करने वाला हूँ किसकी, क्वाड्रेंट्स की। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और बेटा इसी में आपने एक रूल और पढ़ा होगा, ASTC रूल, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, ASTC रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? पढ़ा है बेटा, पढ़ा है, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा है। देखो ये ना मैंने फिर से वही एक्सिस ले ली, ठीक है, और आपने देखा इसके 4 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। अच्छा जी, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल, अच्छा ये 90 डिग्री घूम गए, तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल, बेटा यहाँ पर 180 डिग्री, कैसे, ये 90 फिर 90 घूमे तो 90 और ऐड किया 180, और 180 में फिर 90 ऐड करेंगे कितना 270, और 270 में फिर 90 ऐड करेंगे 360। ये लीजिए एक चक्कर पूरा हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई लाइन लेके चलता हूँ OA, ठीक है, और वो यूं घूम के यूं आ गई, तो पूरा 360 डिग्री का एक एंगल बना देगी। इसी प्रकार एक और चक्कर लगा दूंगा 720 हो जाएगा, है ना। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करते हैं सर, इनको डिफाइन कर लिया। चलिए जी, अब ये जो 4 सेक्शन आपके सामने बने हुए हैं ना, इन्हीं को क्वाड्रेंट कहा जाता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अच्छा, अब ये ASTC रूल क्या है बेटा, एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर कभी एंगल मेरे सामने ऐसे दे दिया, देखो ये दे दिया साइन 120, अब मैंने इसकी वैल्यू तो आपको याद करा ही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं? देखो बहुत सिंपल तरीका, या तो साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 30, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? या फिर इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूँ साइन 180 - 60 डिग्री, बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं? ये जो 120 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 90 + 30? अपने हाँ सर लिख सकते हो ना। ऐसे ही अगर 120 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 180 - 60 डिग्री, हाँ भी, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो बेटा अगर इनकी वैल्यूज मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए बेटा हमने ये रूल बनाया ASTC रूल, है ना। इसका ध्यान रख लेना, ASTC मतलब देखो यहाँ पर A लिखना है, ये S आ गया, ये T आ गया और ये C आ गया। वैसे तो इसे याद करने का एक और तरीका है, ठीक है, एड शुगर टू कॉफी। कैसे सर? ASTC को याद करने का जो रूल बनाया वो क्या बनाया, इस तरीके से याद कर लो, एड शुगर टू कॉफी। या फिर एक और तरीका है क्या, या फिर इसकी जगह पे आप ये भी बोल सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे क्या होता है अभी जानते हैं, या फिर हमें तो पता बचपन में याद कराया गया था ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस तरीके से याद कर लो। आपके ऊपर है, आपको जैसे याद करना है याद कर लो, ठीक है। बाद में तो हैबिट बन जाएगी अपने आप, इन सबको याद रखोगे भी नहीं ना, तब भी आप तुरंत आंसर निकाल दोगे, है ना। कैसे, ये देखो, अब देखो हमें यहाँ पर क्या समझना है। देखो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे इस बात को समझते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर मैंने बात की कभी 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो वो एंगल क्या होगा? सिंपल सी बात होगा 90 - थीटा ही होगा।
अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है 0 से 90 के बीच में एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा ही होगा। एंगल कोई भी थीटा अगर मैंने ले लिया वो 90 से कम ही तो होगा, तो उसे मैं 90 माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब 90 से पीछे वाले बेटा ये किस में आएंगे, 90 माइनस थीटा से, और 90 से आगे वाले है ना, 90 से आगे आने वाले, इसको हम जरा एक अलग कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। 90 से पहले वाले तो ये हो गए 90 माइनस थीटा, 90 से आगे आने वाले 90 प्लस थीटा में आएंगे। इसी तरह अगर 180 की बात करूंगा तो इससे पहले वाले बेटा किस में आएंगे, 180 माइनस थीटा में, और इसके बाद वाले 180 प्लस थीटा में। 270 की बात करूंगा तो इससे पहले वाले 270 माइनस थीटा, इसके बाद वाले 270 प्लस थीटा। इसी तरीके से 360 डिग्री की बात की जाए तो पहले 360 माइनस थीटा, इसके ऊपर 360 प्लस थीटा। अभी समझो, अभी बस समझने का प्रयास करो, कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा, बस देखते रहो समझते रहो, है ना, जो मैं बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, ये जो 90 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपने कहा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और अगर मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो बेटा ध्यान रखना, क्या ऑल का मतलब होता है, ए का मतलब होता है सभी पॉजिटिव, ऑल, ए फॉर ऑल, ऑल मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे मतलब बेटा यहां पे जितने भी रेशियो आप लोगे ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। साइन कैसा रहेगा सर, पॉजिटिव रहेगा। और फिर चेंज भी होते हैं बेटा, ये साइन चेंज होता है कॉस में। अगर मैं बात करता हूं 90 और 270 की, सिर्फ इन्हीं दोनों पे चेंज करना है। 0, 360 या 180 पे कोई चेंजेस नहीं आते। आप सोच रहे हो सर ये क्या बता रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते रहो, बस देखते रहो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, है ना। अच्छा जी, cos 90 साइन 90 माइनस थीटा, इसी तरीके से अगर आपके सामने आता cos 90 माइनस थीटा, या इसी तरीके से आपके सामने आता tan 90 माइनस थीटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा ये आएगा प्लस प्लस, ओके, सारे के सारे पॉजिटिव। 90 पे चेंज होता है तो ध्यान रखना साइन चेंज होता है हमेशा कॉस में, और ये एंगल आ गया थीटा। कॉस बेटा प्लस का है, 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होगा, कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये आ गया साइन थीटा, ये वाला एंगल सही है। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट थीटा। ध्यान रखेंगे, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में। इसी प्रकार सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में, ठीक है जी। अब देखो आपने कहा सर ये करके हमें फायदा क्या मिला, अब देखो जरा एक बात बताओ, जैसे कि मैंने कहा सर मैंने वही ले लेता हूँ एक वैल्यू साइन 120, मुझे इसकी वैल्यू पूछी गई है, कैसे निकालू, 120 तो मैंने याद किया ही नहीं है, देखो ऐसे निकालो। क्या एक बात बताओ, साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा एक काम करो, अभी ये वाला मत लो, ठीक है, अभी ये वाला मत लो, क्योंकि इसमें 90, चलो ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है। ये लिए 90 प्लस 30 डिग्री मैंने ले लिया, है ना, साइन 90 प्लस 30 डिग्री मैंने ले लिया। एक बात बताओ, पहले मैंने देखा कि साइन कैसा आना चाहिए, मतलब चिन्ह कैसा आना चाहिए, प्लस का नेगेटिव, तो बेटा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाता है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाएगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने 90 माइनस थीटा की बात की, तो बेटा क्वाड्रेंट कौन सा था, पहला वाला। और अब अगर मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं 90 प्लस थीटा, तो बेटा 90 प्लस थीटा तो आपका यहाँ आ रहा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या लिखा है, एस, एस का मतलब होता है साइन, ये वाला साइन, यही वाला साइन, है ना। साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो बेटा ये पॉजिटिव होते हैं, है ना। ए का मतलब ऑल, सारे पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसी प्रकार टी का मतलब होता है टेन, टेन और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब होता है कॉस, मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वाड्रेंट वाइज सारी चीजें याद करनी है। अब जैसा कि मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा, तो बेटा पहले तो प्लस आएगा माइनस आएगा, तो आपने कहा सर पहले तो क्वाड्रेंट चेक करो, सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो बेटा पॉजिटिव आ गया। 90 प्लस थीटा दे रखा है, तो बेटा इस पर चेंज कर दो, साइन चेंज होता है किस पर, कॉस में, और ये आ गया 30। अब मुझे एक बात बताओ कि कॉस 30 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई है कि नहीं कराई, आपने कहा सर याद तो कराई है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इस प्रकार आपने साइन 120 की वैल्यू निकाल दी, इसलिए जरूरी है पढ़ना। अच्छा एक और चीज मैं क्या बता रहा था बेटा, जैसा कि मैंने कहा साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन चेंज हो गया कॉट में, और ये सब तब होगा जब 90 या 270 होगा। अगर 360 या 180 दे रखा है तो चेंज
नहीं करना। जैसे कि मान लो, अब मान लो मैंने ये ले लिया होता है साइन 120 को मैं ये लिख लेता 180 माइनस कितना 60 डिग्री, ठीक है जी, ये लिख लिया होता तो क्या करते बेटा, कुछ नहीं, 180 माइनस थीटा, बेटा पहले देखो क्वाड्रेंट कौन सा था, आपने कहा सर सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो बेटा साइन कौन सा आएगा, चिन्ह प्लस का ही आएगा, क्योंकि वहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इस पे चेंज नहीं करते, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और ये एंगल क्या है 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू दुनिया जानती है √3/2। लीजिए आंसर एक ही आना है, क्योंकि निकाल तो 120 का ही रहे ना, आंसर वही आना है, ये भी √3/2, ये भी √3/2, आंसर वही आना है। बस इन चीजों का इस खेल को समझ लेना अच्छे से। इसलिए हम क्या करते हैं, जब 9th या 10th क्लास में आप होते हो ना, तब पूरा चार्ट बनवाते हैं, कैसे 90 माइनस थीटा का अलग बनवाया है, इसी प्रकार से आपसे ये वाले भी बनवाते, साइन 90 प्लस थीटा बताइए कितना होगा, तो फिर आप जवाब देते हो सही ये कॉस थीटा होता है, या फिर हम आपसे बोलते हैं कॉस 90 प्लस थीटा बताओ ये क्या होगा, फिर हम बताते हैं ये माइनस का साइन थीटा होता है। बताओ याद कराते थे नहीं कराते थे? और ये माइनस का साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि हमें पता है ये कॉस है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा कॉस तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव आ गया, और सेकंड और 90 है तो 90 पे चेंज भी होगा, तो कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, और ये थीटा भी आ गया। इसी प्रकार अगर मैं tan की बात करता तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाता आपका, माइनस का कॉट थीटा हो जाता। क्या बात क्लियर है? तो बेटा जैसे हमने 90 के लिए निकाला ना 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के लिए, उसी प्रकार से 180 के लिए भी निकाला जा सकता है। अब 180 के लिए अगर मैं निकालता तो क्या निकालता, देख लो बेटा, एक बार में समझ लो सारी चीजें। इसी तरह अगर मैं 180 के लिए निकालता तो साइन 180 माइनस थीटा क्या निकल कर आता, जैसे मैंने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो बेटा पॉजिटिव ही रहना है, और क्योंकि 180 है तो इस पर कोई चेंज नहीं करना, ये रहेगा साइन थीटा। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं कॉस 180 माइनस थीटा की, यह आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह अगर tan की बात करूंगा 180 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। ओके जी, इसी तरीके से बेटा अगर देखो ये 180 माइनस थीटा लिया था ना, और जरा पॉजिटिव वाला ले लो, साइन 180 प्लस थीटा, बेटा ये कितना होगा, कॉस 180 प्लस थीटा, ये बताओ क्या होगा, और tan 180 प्लस थीटा बताओ क्या होगा। ये आप अपने आप से करो, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है, अपने आप से करो, मैं तो चलो बताऊंगा ही, है ना। अच्छा जी बेटा ये देखो 180 प्लस थीटा पहले होता क्वाड्रेंट कौन सा, तो आपने कहा सर तीसरा, 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट में आता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या फिर cot पॉजिटिव रहता है, यानी साइन और cos पॉजिटिव नहीं होते, तो आपने कहा सर ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सही है। अच्छा 180 है तो बेटा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, और tan का tan रहेगा, और एंगल क्या है थीटा, तो बेटा थीटा थीटा थीटा, ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? इसी प्रकार आप 270 के लिए भी कर सकते हो, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा के लिए, उसी प्रकार 360 के लिए कर सकते हो, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के लिए भी इस तरह वैल्यूज को निकाल सकते हो। निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? मैंने कभी अगर आपके सामने इस तरह से एक क्वेश्चन दे दिया कि जल्दी से बताओ कि tan 210 की वैल्यू बताओ क्या होगी, निकाल दोगे या निकाल दोगे? निकाल देंगे सर, कैसे, एक बात बताओ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ tan 180 प्लस 30, बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? आपने कहा हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एक बात बताओ 180 प्लस 30 है ना, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट है ना, तीसरा क्वाड्रेंट, तो आपने कहा सर वहां तो tan पॉजिटिव होता है, तो लीजिए पॉजिटिव हो गया, 180 है तो बेटा इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो tan का tan आ गया, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू दुनिया ने हमें याद कराई है कितना, मास्टर ने तुम्हें याद कराई है कितना, 1/√3 याद कराई थी ना। अच्छा जी, अगर मान लो तो नहीं सर मेरी ये इच्छा नहीं करेगी मैं 180 प्लस थीटा करके निकाल लूं, हाँ तो ठीक है ना, आप ऐसे निकाल लो, आपकी ये इच्छा नहीं है तो ये काम करो आप ऐसे करके निकाल लो, मैंने ये कह दिया, ये लीजिए, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 270 माइनस 60 डिग्री। अरे भाई 210 को 270 माइनस 60 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकते हो, तो आपने कहा हाँ जी सर। अब देखो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, बेटा तीसरा क्वाड्रेंट आ रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, 270 पे चेंज होगा, हाँ चेंज होगा, और tan चेंज होता है किसमें, कॉट में, एंगल क्या है 60 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कॉट 60 कितना होता है, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एक बात बताओ कॉट का उल्टा क्या होगा tan, इसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1/tan60, हाँ जी, और 1/tan60 होता है √3, लीजिए हो गया 1/√3।
आंसर तो वही आना ना, tan 210 की वैल्यू निकाल लेते 1/√3, या tan 210 की तो वैल्यू निकाली 1/√3, आंसर तो एक ही आना है, तरीका कोई सा भी लगा लो। बात क्लियर है कि नहीं है ना? रूल्स सभी के लिए एक समान है। क्या बात क्लियर है? इतनी सी ये समझ में आया? कोएफिशिएंट समझ में आए, ASTC रूल समझ में आया? हाँ, एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं क्या? एक और चीज होती है बेटा, जैसे कि मान लो साइन के अंदर इस तरीके से माइनस का एंगल आ रखा है, तो बेटा ये माइनस साइन ना पचा नहीं पाता, तो ये बाहर फेंक देगा, है ना? क्या कहा मैंने? अगर माइनस अंदर आ रहा है तो बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, किसके लिए? साइन के लिए। इसीलिए, और इसी के साथ अगर टेन के साथ भी ऐसा ही है तो बेटा ये भी माइनस को अंदर पचा नहीं पाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। लेकिन मात्र कॉस ऐसा है जिसके अंदर अगर माइनस आ रहा हो तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है। मैथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना वो जानते हैं ये पॉजिटिव क्यों होगा, ठीक है? लेकिन आपको इतना ज्यादा इसके डीप नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना इतना डीप, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो सब आपको यहाँ समझ लेना है। समझ में आया? फिर भी अगर आपको जाना तो कोई बात नहीं, मुझसे बोल देना कमेंट में, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरी मैथ समझा दूंगा इसकी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, है ना? अच्छा जी, क्या ये बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये तीसरी चीज भी आपने पढ़ ली। चलिए जी, अब इसके आगे बेटा ये जितना भी लिखा है ना इसे अपने हाथों से नोट करो, और बाकी के जो एंगल के लिए मैंने बताए थे, ठीक है, इस तरीके से आप अपने हाथों से तैयार करना, ठीक है, अपने हाथों से तैयार करना। चलिए जी, अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट करें। इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, आई होप आपने पूरा का पूरा सही तरीके से नोट कर लिया होगा, ठीक है? चलिए जी, ये पूरा का पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे बढ़िया, और फिर बाद में बैठ के आराम से लिख लिया करो। और जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बेटा लिखने से ज़्यादा ध्यान दिया करो कि बेटा मास्टर पढ़ा क्या रहा है, ठीक है? मास्टर पढ़ा क्या रहा है। इसी के साथ बेटा अब चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें। तो बेटा वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फॉर्मूले, त्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, त्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। हाँ जी, आपको ना फॉर्मूले याद होने चाहिए, त्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सारे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जितने लिखा रहा हूं ना उतने तो याद कर ही लो। जैसे कि बेटा एक फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला क्या कहता है सर? ये कहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या सिंपल। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस होता तो कुछ ऐसा होता, तो साइन ए माइनस बी होता तो कुछ नहीं, ये हो जाता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी। लीजिए ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर तीसरे किसी फॉर्मूले की बात कर दूं, मान लो ये दे दिया मैंने कॉस ए प्लस बी, तो बेटा कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ जी, ये याद रखने है। कब? जब आप अपने आगे कभी कोई क्वेश्चन करोगे और वहां पे इस तरीके की चीजें आ गई तो बेटा आप जानते तो हो कि कम से कम क्या होता है फॉर्मूला, कहां से ड्राइव हुआ, इस बात की टेंशन मत लो, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है वो याद रखो, ठीक है? आपके एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इनका यूज करना है, ये नहीं जाना कि कहां से आया, ठीक है? समझ में आई इतनी बात? इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ माइनस होता, कॉस ए माइनस बी पूछा जाता, तो बेटा ये हो जाता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ जी, बात क्लियर है कि नहीं है? अब साइन कॉस बेटा टेन भी ले लो इसी के साथ, यहाँ टेन ए प्लस बी अगर मैं ले लेता तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड में कितना? 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब अगर बाई चांस अगर मैं कहता हूँ कि सर यहाँ तो माइनस ले लूँ तो क्या होगा? टेन ए माइनस बी का बताओ, तो कुछ नहीं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी और डिवाइड में कितना? 1 प्लस टेन ए टेन बी। लीजिए ये आ जाएगा। क्या बात कंप्लीट है कि नहीं है? अच्छा जी, इसी के साथ साथ बेटा एक और चीज पे ध्यान देंगे। क्या? मैंने बोला साइन 2a का फॉर्मूला बताओ। देखो यहाँ देखो, एक बात बताओ, अगर मैं b को a के बराबर ही कर दूं, देखो यहाँ अगर मैं b को a के बराबर कर दूं तो a प्लस a के 2a हो जाएगा। b को a तो बेटा साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, तो क्या ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन a कॉस a। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ cos 2a के फॉर्मूले के लिए, तो बेटा यहीं से निकाल के देखो, cos 2a का फॉर्मूला निकाल के देखो, b को a करोगे तो बेटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर a, कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सिंपल सी बात है।
अच्छा, हाँ एक और बात समझ लो, क्या जरूरी नहीं है हम इनको और भी फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर मैं साइन को कॉस के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब जरा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये रख देते हैं, तो आपने कहा से ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही बात है ना। देखो साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये आ जाएगा, ये थीटा था, थीटा की जगह पे ए रख के देखो, ये ए तो ये भी ए। कितनी बात क्लियर है। अच्छा इस चीज़ को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो जब आप यहाँ पर ओपन करोगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये कॉस के टर्म्स में आ गया, सही बात है ना। अच्छा जी, तो ये बीच की 2-3 लाइनें हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो इसको भी मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरीके से साइन के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा टेन की फॉर्म में भी होता है एक फॉर्मूला, क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन का भी होता है एक टेन की फॉर्म में 2 टेन ए डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फॉर्मूले की कोई कमी नहीं है, फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते चले जाते हैं, फॉर्मूलों की तो कोई भी कमी नहीं है। अब यहाँ बेटा टेन टू ए का भी एक फॉर्मूला होता है, टेन टू ए का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 टेन ए डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसी तरह से बेटा एक और चीज करा देता हूं यहाँ पर, क्या मान लो अगर इस एंगल को मैं आधा करता हूं, ठीक है, यहाँ देखना अगर इस एंगल को मैंने आधा कर दिया 2a का आधा कितना होगा a, तो आपने कहा यहाँ आएगा साइन a ओनली। तो साइन a को मैं क्या लिखूंगा, देखो अगर मैंने एंगल का आधा किया तो यहाँ भी एंगल का क्या हो जाएगा आधा, तो आपने कहा ये आ जाएगा 2 साइन a अपॉन 2 और कॉस a अपॉन 2। क्या बात क्लियर है। इसी तरह अगर टेन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 2 टेन ए अपॉन 2 डिवाइड में कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 2। लीजिए, मतलब अगर एंगल का आधा कर दिया यहाँ भी एंगल का आधा हो जाएगा। इसी तरह कॉस के फॉर्मूले में भी हम ये लिख सकते हैं, क्या अगर मैंने बोला कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हो, तो बेटा ये लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, है ना। या अगर कॉस की फॉर्म में लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस 1, साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। ये सब काम में आएगा, ये सारी चीजें काम में आएंगी, आगे चल के काम आएंगी, तब आप समझोगे ये सब मास्टर ने क्यों पढ़ाया है ना। इसी तरह टेन के फॉर्मूले को भी लिख सकते हो, है ना। और ये फॉर्मूलों का अंत नहीं है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं। अभी तो कुछ फॉर्मूले और लिखा देता हूं जो आपके काम आएंगे, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एक सीडी फॉर्मूले और याद कराता हूं, है ना, सीडी फॉर्मूले। ये इतनी चीजें मिटा देता हूं, है ना, लिख लेना इन सबको, और बार बार डेली का इनका क्या करना, रिवीजन करना। क्या करना, इनका रिवीजन करना भाई। ठीक है, इनको लिख लेना और इन सब का रिवीजन कर लेना, सही है। और वीडियो को पॉज करके सारे के सारे लिख लेना, अगर मैंने जल्दी से मिटा दिया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं नहीं चाहता ये जो लेक्चर है इतना ज़्यादा लेंदी हो जाए, सही है। चलिए जी, अब इसी में बेटा एक सीडी फॉर्मूले और होते हैं, क्या सीडी फॉर्मूले, इनका नाम ही हमने इस तरीके से याद कर लिया था, सीडी फॉर्मूले, जिनमें देखो बेटा पहला फॉर्मूला क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। तो बेटा ये क्या होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड में 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड में 2। क्या बात क्लियर है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ गया, ये आ गया साइन 40 प्लस साइन 30, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब इस तरीके का नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। ठीक है, कैसे, मान लो साइन 40 यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर मान लो आपके सामने 50 दे दिया, ठीक है, या फिर कुछ और वैल्यूज दे दी। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरीके की क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर दूसरा मैंने फॉर्मूला देना है साइन सी माइनस साइन डी, तो देखो ये भी सिंपल है, यहाँ पर बस ये चेंज हो जाएगा, है ना, कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, यहाँ पे यू हो जाएगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला इसी में देखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो बेटा ये क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से बेटा इसमें एक और फॉर्मूला देखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये इसको जरा ध्यान से देख लेना बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है ना, साइन सी प्लस डी बाई 2 और एक होता है यहाँ पर साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, क्या होता है डी माइनस सी बाई 2।
यहाँ यही थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि सभी में सी माइनस डी है, यहाँ पे डी माइनस सी है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, ज्यादा नहीं। चाहो तो यहाँ सी माइनस डी लिख लो, लेकिन आगे फिर एक माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो एक ये भी हो गया सेट। अच्छा, एक सेट और करा देता हूँ, है ना, एक सेट और करा देता हूँ। क्या, कभी ये लिखा है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो बेटा ऐसा भी आएगा आपके सामने कई बार। तो बेटा ये क्या होता है फॉर्मूला, देखो साइन और कॉस किस में दे रखे हैं, साइन और कॉस यहाँ दे रखे हैं, मतलब साइन साइन आएगा दोनों तरफ। तो आपने कहना है सर यहाँ आ जाएगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। देखो ये फॉर्मूले भी मैंने आपको कराए थे ना, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, इन दोनों को जरा ओपन करके देखना, यही चीज आएगी। इसी तरीके से ये दे दिया 2 cos a sin b, तो कुछ नहीं, बस यहाँ माइनस लग जाना है, यह आ जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है जी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला 2 cos a cos b, ये सिंपल है, कैसे, इसका तो बस ये लिखना है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और एक और फॉर्मूला 2 sin a sin b, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ ध्यान देना है ना, साइन साइन दोनों तरफ था, यहाँ कॉस कॉस आना है, तो यहाँ बेटा जो आएगा ना आपका ये आएगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। आपने इनको ओपन करके देखो, कॉस a माइनस बी को ओपन करोगे क्या आएगा, कॉस a कॉस b माइनस नहीं प्लस, जब माइनस होता है तो प्लस होता है, साइन a साइन b। इसी तरह कॉस a प्लस बी को ओपन करोगे तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो बेटा cos a cos b तो कट जाएगा, sin a sin b ये क्या, sin a sin b ये क्या, पॉजिटिव, दोनों जुड़ के 2 sin a sin b बना देंगे। ये एक और सेट हो गया फॉर्मूलों का, ठीक है, बस इतने ही फॉर्मूले काफी हैं आपके लिए। अभी इतने ही फॉर्मूले काफी हैं आपके लिए, इससे ज्यादा फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं इतने ज्यादा याद कराना भी नहीं चाहता, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई, फॉर्मूलों पर जरा निगाह मार लो, सही तरीके से समझ लो कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर देख लिए हैं। क्या इतनी बात कंप्लीट है। चलिए जी, तो ये आपने सारे के सारे नोट कर लिए होंगे, तो इसको अब हम हटा देते हैं पूरा। अब इसके आगे की कहानी और शुरू करते हैं, है ना। 2 टॉपिक और रह जाते हैं इसके अंदर करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में बेटा, एक टॉपिक अब रेंज ऑफ देख लेते हैं, है ना, किसको, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। क्या होती है, देखो बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, मैं बस आपको बता देता हूं, आपको मेमोराइज कर लेनी है और ज्यादा कुछ नहीं। क्या, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं बेटा, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से +1 के बीच में। इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो बेटा कॉस थीटा की भी रेंज यही होती है। ओके, टेन थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा टेन थीटा की ये नहीं होती, टेन थीटा की -∞ से +∞ के बीच में होती है। हाँ जी, ये होती है रेंज। अच्छा, हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको याद करा देता हूँ, वो एक चीज आपको क्या याद करानी है, ये अगर आपको कभी इस तरह का फंक्शन दे दिया जाए a sin थीटा प्लस b cos थीटा और पूछा जाए इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो सिंपल सी बात है, इसकी रेंज क्या होगी, -√a² प्लस b² से प्लस के √a प्लस b²। हाँ जी, ठीक है जी, इसकी रेंज ये होगी रेंज। अच्छा, इसमें ना सभी में एक लास्ट एक मतलब ट्रिगोनोमेट्री में एक लास्ट चीज और रह जाती है, वो भी आपको अभी के अभी बता के सारा का सारा क्लियर कर देता हूँ, है ना। वो क्या रह जाता है, वो रह जाता है आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। कौन सा नंबर है, VI, ठीक है। क्या चीज, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसका भी हम काफी बार यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। मान लो जो एंगल आपको दे रखा है ना थीटा, वो मान लो 5 डिग्री से कम है, बहुत कम है, 5 डिग्री से भी कम है, तो बेटा उस केस में अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की और थीटा बहुत कम है, तो उस कंडीशन में बेटा इसको साइन थीटा ना मान के सीधे थीटा मान लेते हैं। कॉस थीटा अगर हो तो कॉस थीटा को भी सिर्फ थीटा मान लेते हैं, टेन थीटा हो तो उसको भी हम सिर्फ और सिर्फ थीटा मान लेते हैं। हाँ, एक जरूर कंडीशन है, याद रखना, नोट कर लो इस चीज को, नोट कर लेना कि जो आपका थीटा है ना, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा को रेडियन में होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया साइन 1 डिग्री, बताओ कितना होगा, और आपने जवाब दे दिया जल्दी से जल्दी, ये तो 5 डिग्री से कम है, ये लो 1 डिग्री आंसर हो गया ना, गलत है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। कैसे, साइन 1 डिग्री है ना, पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 × π/180, सही है। अब आप इसे लिख सकते हो π/180, ये सही है। इसी तरीके से अगर मैंने दे दिया ये 10
3 डिग्री बताओ क्या होगा, तो बेटा tan 3 पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू आएगा 3 पाई अपॉन 180, ये होगा सही। ऐसा नहीं कि tan 3 डिग्री को आपने 3 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, ये सारी बातें आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। ये होता है बेटा आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बस त्रिकोणोमेट्री में जितना आपको पढ़ाया जाना चाहिए था वो सारा का सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। बेसिक मैथ का पहला टॉपिक क्या था, त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणोमेट्री आपको पूरा पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा बड़ा पढ़ गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो और भी टॉपिक है ना वो इतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं है ना। उसके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और जितने भी आपके 2-3 टॉपिक और बचे जाते हैं वो सारे के सारे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्या ये इतना जितना भी मैंने आज बताया पढ़ाया, ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नहीं आई तो दोबारा से रिवीजन करना इन्हीं सब चीजों का। त्रिकोणोमेट्री का यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।